हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 5 है साइंस एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए वो है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 पूरा एक ही वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। लगभग मैंने चैप्टर 1 भी पढ़ा दिया है, चैप्टर 2 भी पढ़ा दिया है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और ये हमारा आप चैप्टर 5 है। तो ये बायोलॉजी का वैसे सेक्शन है, लेकिन मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। फिर जो भी आपका बचा रहेगा उसको भी मैं आपका पूरा करवाते चलूँगा, ठीक है ना। तो बस आप अपने जो भी आपका नोट्स है उसको एक प्यारा सा नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगा। तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सोचेंगे कि सर टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है एसकेएम स्टडी से, उसको जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाते हैं। तो ये है जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 साइंस का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखेंगे कोशिका की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले देखें तो कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले यही आता है आपके मन में कि सर कोशिका तो है, चलिए मान लेते हैं कि कोशिका है, लेकिन कोशिका की खोज किसने किया था। तो जो कोशिका की खोज है वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज किसने किया था, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसकी सहायता से किया था, सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था। तो कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था। किसकी खोज किया था, इस कोशिका की खोज प्यारे बच्चों किया था। किसने किया था, वो किए थे रॉबर्ट हुक ने किया था। किसकी खोज किया था, कोशिका की खोज। ओके, तो इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल यानी कोशिका की विशेषताएं। तो जो कोशिकाएं होती हैं इसमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। गुणन मतलब टूटने की क्षमता होती है। जैसे आप चौक लेते हैं या मिट्टी लेते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, उसको जब पुश करते हैं, दबाते हैं, तो वो छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसी प्रकार जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इसमें गुणन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। दूसरा, इनमें अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। जो अनुवांशिक सूचनाएं किसमें निहित होती हैं, वह आपके प्यारे बच्चों कोशिकाओं में ही निहित होती हैं। तीसरा देखें तो ये स्वतंत्र जीवन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करती हैं और ये स्वतंत्र जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं सभी की सभी क्या करती हैं प्यारे बच्चों, पूर्ण करती हैं। चौथा देखिए इसमें क्या गुण पाया जाता है, तो ये एक समान रासायनिक संगठन तथा उपापचयी क्रियाएं दर्शाती हैं। तो यह एक समान रासायनिक संगठन के साथ साथ जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसको कोशिकाएं क्या करती हैं, शो करती हैं यानी कि प्रदर्शित करती हैं। अब आपका आता है विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन। तो यह दो प्रकार के होते हैं। जितने भी जीव होते हैं जो कोशिकाओं की संगठन होती है वो दो प्रकार की होती हैं। पहले क्या होती है, एक कोशिकीय जीव और दूसरी होती है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में देखें तो एक कोशिका युक्त जैसे कि अमीबा आता है, इसमें कौन सी आता है, इसमें एक कोशिकीय जीव जैसे कि एक कल कोशिका युक्त जो कि अमीबा आती है, और दूसरी जो आती है वो आती है बहुकोशिकीय जीव जैसे कि अनेक कोशिका युक्त जैसे कवक पादप जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। तो विभिन्न जीवों में अगर कोशिकीय संगठन देखें तो दो प्रकार की, तो पहले तो एक कोशिकीय जीव होते हैं और दूसरा बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव में देखें तो एकल कोशिका युक्त होती हैं और बहुकोशिकीय में अनेक कोशिका युक्त होती हैं। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण जैसे अमीबा है आपका एक कोशिकीय होता है, और बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण जैसे कवक पादप जंतु जो भी होते हैं बहुकोशिकीय के उदाहरण होते हैं। अब आपका प्यारे बच्चों आता है कोशिकाओं का आकार एवं प्रकृति
यानी कि साइज एंड शेप ऑफ सेल, यानी कि जो कोशिकाएं की आकार और इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो प्रायः कोशिका गोलाकार होती है, जो कोशिकाएं होती हैं प्रायः कैसी होती हैं, तो गोलाकार होती है, किंतु ये बहुभुजी, आयताकार, बेलनाकार, ताराकार, द्विउत्तल, परवलयाकार, स्तंभी, भालाकार आदि हो सकती है। यानी कि ये जो कोशिकाएं होती हैं यह विभिन्न साइज की हो सकती हैं, जैसे ये भुजी भी हो सकती हैं, आयताकार भी हो सकती हैं, बेलनाकार भी हो सकती हैं, ताराकार भी हो सकती हैं, द्विउत्तल भी हो सकती हैं, परवलयाकार हो सकती हैं, स्तंभी मतलब कि सीधी खड़ी हुई हो सकती है, भालाकार, तो यह किसी विशेष शेप एंड साइज की हो सकती हैं। जो कोशिकाओं का व्यास होता है वो 0.5 से लेके 20 माइक्रोमीटर तक होता है। इनका कितना होता है, तो इनका जो साइज होता है 20 माइक्रोमीटर तक होता है। सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन, अगली हेडिंग है आपकी। तो कोशिका जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है यह जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक क्या है, इकाई है, यूनिट है, जिनसे मिलकर बनी होती हैं, जिनमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु कोशिका के संरचनात्मक संगठन की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका वह सरलतम संरचना है जिनमें एक झिल्ली जैसे आवरण के भीतर तरल आधार द्रव्य कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं। इस आवरण की कोशिका या जीव द्रव्य कला तरल आधार द्रव्य को जीव द्रव्य एवं विशेष संरचनाओं को कोशिका की कोशिकांग कहा जाता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं उसमें निम्नलिखित 3 पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है बाह्य आवरण, दूसरा होता है जीव द्रव्य और तीसरा होता है कोशिकांग। जो बाह्य आवरण होता है यह 2 भागों में होता है, कोशिका कला में बटा होता है और कोशिका भित्ति में बटा होता है। और जो जीव द्रव्य होता है यह 2 भागों में बढ़ता है, किसमें? पहला कोशिका द्रव्य में और दूसरा केंद्रक द्रव्य में। और जो कोशिकांग होते हैं यह 2 भागों में बटे होते हैं, पहला किसमें? द्विकली और दूसरा एक कली या फिर कला में। द्विकली में क्या क्या आते हैं, जैसे केंद्रक आते हैं, इसको पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, लवक को पढ़ेंगे, जो कि लवक हमेशा और हमेशा केवल पादपों में ही पाया जाता है, और अंतः प्रद्रव्य जालिका पढ़ेंगे और गालजिका है। तो ये द्विकली कोशिकाओं के अंतर्गत आता है, कोशिकांग के अंतर्गत। और एक कली कोशिकांग के अंतर्गत क्या आता है, जिसमें कला अनुपस्थिति होती है, उसमें कलाएं नहीं पाई जाती। लयनकाय और राइबोसोम और तारकाय और रिक्तिका ये जो आती हैं एक कली कोशिकांग के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बाह्य आवरण, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक ना। तो ये बाह्य आवरण क्या? तो ये मुख्यतः कोशिका के निश्चित आकार एवं सुरक्षा से संबंधित होता है। जो बाह्य आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है, यह कोशिका को निश्चित आकार और उसके सुरक्षा से क्या संबंधित है। बाह्य आवरण 2 प्रकार का होता है। जो बाह्य आवरण होता है यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला जो होता है वो होता है आपका प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, तो थोड़ा इसका फिगर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये प्लाज्मा की झिल्ली की कोशिकाएं हैं। इसमें 2 है, एक ये जो होती है हमारी, जो देखिए खाना है ना, कटी ब्लू ब्लू नीली नीली, इसको कहते हैं कोशिका। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। और जो बीच में होते हैं इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। और यही हमारी क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा की झिल्ली बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा की झिल्ली की कोशिकाएं भी इसको कहा जाता है। तो सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कोशिका कला कहा जाता है। यह अत्यंत पतली, लचीली, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है तथा चयनात्मक पारगम्यता का गुण भी दर्शाती है। सन 1855 में नगेली व सिक्रेमन ने सर्वप्रथम जीवद्रव्य कला को कोशिका कला कहा। इनमें 60 से 80% प्रोटीन, 20 से 40% वसा व 5% कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति
थी या फिर इसमें होता है। तो इसमें अगर देखें तो जो हमारी जीव द्रव्य कला में या फिर कोशिका झिल्ली में 60 से 80% तक प्रोटीन होती है, 20 से 40 वसा व 5% कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या होते हैं? यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या होते हैं? तो यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, पहला। दूसरा, यह कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा देखें तो कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित भी प्लाज्मा झिल्ली ही करती है। तो ये इनके कार्य हैं। अब आपका जो आता है वो आता है प्लाज्मा झिल्ली का परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो पहला है विसरण। तो पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। दूसरा आपका आता है परासरण। तो जल या विलायक का अनेक अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान पर जाना परासरण कहलाता है। तो परासरण किसे कहते हैं? जल या विलायक का उनके अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान पर जाना ही परासरण कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ये कोशिका भित्ति क्या होती है? तो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर दृढ़ व मृत सेलुलोज का आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं और इसे ही कोशिका भित्ति कहा जाता है। अब आता है आपका कोशिका भित्ति के कार्य। तो कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं यानी फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, पादपों, कवकों आदि की कोशिकाओं को तनु विलयन में बिना टूटे उनका आकार बनाए रखती है। दूसरा देखिए तो कोशिकाओं को सूखने से बचाती हैं। और तीसरा रोगाणुओं को कोशिकाओं में जाने से रोकती हैं। अब आपका आता है जीव द्रव्य। आपको पता होगा मैंने बताया था जो कोशिका होती है उसमें कई सारे पार्ट थे। तो जीव द्रव्य के भाग पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो पहला आता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका में भरा वह सारा जीव द्रव्य जिसमें अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं वह कई रासायनिक व भौतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका में भरा वह सारा जीव द्रव्य जिसमें अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं वह कई रासायनिक व भौतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला आता है केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य क्या है? केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव्य जिसमें गुणसूत्र व केंद्रिका उपस्थित होते हैं केंद्रक द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य के क्या क्या कार्य होते हैं यानी कि फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो पहला होता है यह कोशिकांगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। दूसरा, यह जैव अणुओं के संग्रहण में उपयोगी होता है। तीसरा, यह उपापचय पथ की तरह भी कार्य करता है। तो ये हमारे जीव द्रव्य के क्या होते हैं? कार्य होते हैं। अब प्यारे बच्चों आता है आपका कोशिकांग। क्या आता है? कोशिकांग आता है। तो कोशिकांग क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मतलब कि जितने भी है आपकी कोई भी बचने वाला नहीं है, यानी कि हर एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त संरचनाएं कोशिकांग कहलाती हैं। जो कोशिका द्रव्य होती है उसमें जो झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं उसी को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जैसे इसके पीछे मैंने आपको बताया था जो झिल्ली नुमा होती है उसी को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ उपापचयी सक्रिय कोशिकांग पाए जाते हैं और ये झिल्ली युक्त कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त या एकल झिल्ली युक्त होती है। कैसे होती है? यहाँ पे दोहरी होंगे या फिर एकल झिल्ली युक्त हमेशा और हमेशा होती हैं। ओके, इस गुण के कारण ही कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखे गए हैं। इसी कारण इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसको रखा गया है प्यारे बच्चों यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत रखा गया है। ओके, प्रद्रवी, जालिका, गाल्जी काय,
लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, रसधानी आदि झिल्ली युक्त कोशिकांग होती हैं। अब आपका आता है केंद्रक। ये केंद्रक क्या होता है? न्यूक्लियस क्या है? तो यह कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। जो केंद्रक होता है, सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? आपका केंद्रक ही होता है। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? कोश केंद्रक की। तो केंद्रक जो खोज किए थे वो किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? सन 1831 ईस्वी में किया था। प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। यह कोशिका की सभी जैविक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। और जो यह केंद्रक होता है, यह कोशिका की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं सभी पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों आपका आता है केंद्रक के भाग। जो केंद्रक तो जान लिए केंद्रक क्या है, केंद्रक की खोज किसने की थी, और केंद्रक जो होता है कोशिका की कौन सी क्रियाओं पर देता है? तो जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, ठीक है ना। लेकिन इसके कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला जो इसमें आता है वो आता है आपका केंद्रक कला। पहला क्या आता है? केंद्रक कला। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरी कला का आवरण होता है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर हमेशा हमेशा किसकी होती है? दोहरी कला का आवरण होता है, जिनके मध्य परिकेंद्रीय अवकाश होता है। प्रत्येक कला 75 एंगस्ट्राम मोटी होती है। जो केंद्रक कला होती है, प्रत्येक केंद्रक कला कितनी एंगस्ट्राम मोटी होती है? 75 एंगस्ट्राम यह मोटी होती है। अगला है गुणसूत्र, यानी कि बोले तो क्रोमोसोम। तो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जो कि कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में आनुवांशिक लक्षणों की क्या होती है? वाहक होती हैं। अब आपका आता है केंद्रक के कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के क्या कार्य होते हैं? तो पहला, यह आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह उपापचयी व अन्य जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तीसरा, यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। और जो चौथा है, इसमें प्रोटीन निर्माण संबंधित सभी कूट सूचनाएं निहित होती है। ओके। अब आपका आता है प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको अच्छे से पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, अगर आपको दे दे तो उसको अच्छे से करके आना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों अर्थात माइटो मतलब धागा या सूत्र, व कॉन्ड्रिया यानी कि कण से बना है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह ग्रीक भाषा कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? माइट्रो धागा या फिर गुणसूत्र, व कॉन्ड्रिया अर्थात कण से मिलकर बना है। कणिका में धागेनुमा संरचना है, इसलिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह कैसी होती है? तो यह धागेनुमा संरचना होती है, इसीलिए प्यारे बच्चों इसे ही हम लोग सूत्र कणिका भी कहते हैं। आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर देख लो, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपका फिगर, ये राइबोसोम है और ये डीएनए है, ये आधार द्रव्य है, ये वाह्य भित्ति है और ये अंतःभित्ति होती है। ये वाह्य भित्ति होती है और ये लाइन है ये अंतःभित्ति होती है। और ये जो है हमारे बीच वाली भाग ये खाली खाली, इसको अंतरकोशिका स्थान भी कहते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर खोज देखें तो सन 1880 में कोलिकार ने सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? कोलिकार ने सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में इसे खोजा था। किस सन में? सन 1880 में। फ्लेमिंग ने, फाइला व अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। जो फ्लेमिंग थे उन्होंने इसे फाइला दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया? फाइला दिया। और जो अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट का नाम दे दिया। और बिंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा तथा पूर्व केंद्र की कोशिका व वयस्क स्तनी आरबीसीएस में यह अनुपस्थिति होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता। इसका व्यास 0.05 से लेके 0.1
0.1 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। प्रायः कोशिका में इसकी संख्या 50 से 5000 तक होती है और इसे बिजली घर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कह सकते हैं यह गति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। अब है प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य होता है। तो पहला होता है वसा का उपापचय करना, जो वसा होता है उसका उपापचय करना माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। दूसरा, शुक्राणुओं को गति हेतु ऊर्जा प्रदान करना भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही कार्य होता है। तीसरा है कैल्शियम का संचरण एवं श्रावण करना, जो कैल्शियम होता है इसका संचरण और श्रावण करना भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का ही कार्य होता है। अब आपका आता है लयन काय। लयन काय तो ग्रीक भाषा में लाइसो शब्द का अर्थ पाचक तथा सोम का अर्थ काय होता है, कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। जो लयन कायक है तो यहाँ पे लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। तो ग्रीक भाषा में जो लाइसो LYSO यानी कि लयन का जो शब्द है, इसका शब्द का अर्थ है वो पाचक, तथा जो सोम यमी सोम का अर्थ क्या होता है? कार्य होता है। यह यानी कि इसका लयन कार्य का काम होता है कि पाचक में कार्य करना। यह पूर्व केंद्र की एवं जंतु कोशिका में ही प्रमुखतया पाया जाता है। सन 1955 में सीडी डुवे ने इसकी खोज की और इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि यदि किसी कारणवश यह फट जाए तो इसमें से निकलने वाले एंजाइम कोशिकांगों का विघटन कर कोशिका को मृत कर देते हैं और यह अपनी लयन क्रिया द्वारा इसका पाचन कर देता है। अगर ये फट जाए बॉडी में, किसी भी जीव की बॉडी में, तो जितने भी कोशिकाएं, क्योंकि जो बॉडी होती है जीव जो बना होता है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है, तो जाहिर सी बात है उसका ये पाचन करके उसे नष्ट कर देती हैं। लयन काय के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो पहला देखें तो समसूत्री कोशिका विभाजन का उत्प्रेरण करना। दूसरा, मृत कोशिकांग हानिकारक बाहरी तत्व आदि का पाचन करना। और तीसरा, निषेचन के दौरान अंडाणु की वाह्य कला का पाचन करना। ये हमारा क्या है? लयन काय के कार्य होते हैं। ठीक ना? तो लयन काय के कार्य याद रखना, ये इतने होते हैं। ठीक है। अब आपका आता है प्यारे बच्चों लवक। लवक की खोज देखें तो लवक की खोज हेकल ने और प्लासिड नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 ईस्वी में FAW सिम्पर ने किया था। ठीक है ना? ये कवक जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में लवक मिलते हैं। तो लवक की जो उपस्थिति होती है वो जीवाणु और नीलहरित शैवाल जितने भी होते हैं, कवक, जीवाणु और नीलहरित शैवालों को छोड़कर सभी में लवक पाए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं हरित लवक। लवक देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो हरित लवक क्या है? तो यह रंग के लवक हैं, यह हरे रंग के लवक हैं। इसकी खोज सिम्पर ने किया था। हरित लवक की खोज किसने किया था? सिम्पर ने किया था। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन व ऑक्सीजन बनाते हैं। इसके उदाहरण जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास एवं हरे पादप आदि जितने भी होते हैं, यह हरित लवक के क्या होते हैं प्यारे बच्चों? उदाहरण होते हैं। अब आपका आता है वर्णी लवक। तो वर्णी लवक देखें तो यह पादप के ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं। जो वर्णी लवक होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो जो वर्णी लवक होते हैं यह आपके प्यारे बच्चों पादप के ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे फल, फूल, पत्ती आदि स्थानों पे आपको वर्णी लवक देखने के मिल जाएंगे। और दूसरा होता है अवर्णी लवक। तो यह रंगहीन लवक प्रायः खाद्य संचय में काम आते हैं। ठीक ना? अगला जो 2 आते हैं वह आता है आपका गाल्जी काय। क्या आता है? गाल्जी काय आता है। तो इसको मैंने नहीं नोट करवाया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो उच्च पादपों व जंतुओं में अंतः
प्रदवी जालिका से जुड़ी हुई महीन कणिका व चिकनी नलिका का गुच्छ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गाल्जी काय कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, गाल्जी काय। और एक होता है आपका रसधानी। क्या होती है, रसधानी। तो इसको थोड़ा आप बुक से, जो एनसीईआरटी बुक है वहां से इसको नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहां से इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर 5 है वो कंप्लीट है हिंदी मीडियम वालों के लिए। जितने भी आपके नोट्स थे, क्योंकि मैं आपको नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ, बस इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका नोट्स आपका पूरा पूरा क्लास 9 का प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर आपका 5 है वो यानी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 का, और वैसे देखें तो साइंस का चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट वीडियो है। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।